Hello friends, I'm Shantanu, your coach, and now we are going to start another chapter of costing and the name is overheads. Overheads को अगर आपको अच्छे से समझना है, if you want to understand the concepts of overhead, you have to go to the basics of the costing. So if we go to the basics of the costing, अगर हम उसके basic concept में जाएं, तो अगर element wise हम cost को classify करें, if we classify the cost element wise, then there are three bifurcation. First is the material cost, second is the labor cost, and third is the expenses, that is other than material and labor cost, which is we call it expenses. Now all these three costs can be of two types. एक हो सकती है direct material cost, like direct material, direct labor and direct expenses, और दूसरी तरफ हो सकती है cost indirect, that is indirect material, indirect labor and indirect expenses. तो अभी तक जो हमने देखा कि कॉस्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज पर एलिमेंट वाइज, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस में, और ये जो क्लासिफिकेशन होता है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का, इसको भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरी तरफ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट मटेरियल में भी बाइफर्केट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस पूरे कंसेप्ट को, जो ओवरहेड का कंसेप्ट है, इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो वी विल टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए देयर इज वन पर्सन हु इज एम्प्लॉयड, इसको एम्प्लॉय किया गया है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो हियर इज द रॉ मटेरियल, यहां पर रॉ मटेरियल रखा है और ये वर्कर इस रॉ मटेरियल को इस मशीन की मदद से, यहां पर एक मशीन है और इस मशीन की मदद से इस रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट कर देता है फिनिश्ड गुड्स में, दैट इज आउटपुट में वो कन्वर्ट कर देता है। इसको हम एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कह सकते हैं, जिस तरह की होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए लेबर होते हैं, वो लेबर उसको कन्वर्ट करते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं और ये आउटपुट फिर मार्केट में सेल हो जाता है। नाउ इन दिस एग्जांपल अज्यूम कीजिए ये जो आपका आउटपुट बना है, वट एवर आउटपुट यू हैव प्रोड्यूस, ये आउटपुट बनाने के लिए आपने जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है 50,000 रुपीज का रॉ मटेरियल आपको लगा है। नाउ दिस इज अ रॉ मटेरियल जिसको किया कन्वर्ट किया आपने आउटपुट में। सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यहां पर हो जाती है 50,000 रुपीज इज द डायरेक्ट मटेरियल। वैसे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के हम पहले ही चैप्टर कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो फाइनल आउटपुट में आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये रॉ मटेरियल से ही ये आउटपुट बना है, so you can easily identify this. So this raw material is a direct material cost. On the other hand, if you see this person is manufacturing this product, he is directly connected to the production process, and if suppose we are making a payment of rupees 30,000 to this labor, then this is a direct labor cost. Why? क्योंकि ये जो person है ये directly engage है manufacturing से और इसको जो भी पेमेंट होगा वो कहा जाएगा उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो यहां पर आ गई आपकी 30,000 रुपीज की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो अभी तक जो आपने देखा है वो देखा है कि एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपने देख ली है, उसके बाद देख ली है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आप बाकी का सारा छोड़ दें और आपसे पूछा जाए कि ये जो आउटपुट है ये कम से कम कितनी प्राइस में आप सेल करेंगे, तो आपका आंसर जो होगा कि आपने 50,000 तो रॉ मटेरियल खरीदा है, 30,000 लेबर को दे दिया है, तो अभी तक की जो आपकी कॉस्ट दिख रही है 50,000 प्लस 30,000, तो यहाँ पर टोटल 80,000 रुपीज तो कम से कम आपको इसको सेल करना चाहिए। बट दिस इज नॉट द फाइनल कॉस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट हैं जिसको अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा
और इसमें ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी जो टोटल कॉस्ट आती है जिसमें आप प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके आपकी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो अब ये सारी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे ये एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये जो हमारा आया है ये आ गई है आपकी प्राइम कॉस्ट, इसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, मेन कॉस्ट। इसके बाद जो कॉस्ट आती है वो हम देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एक और कॉस्ट आती है। डायरेक्ट मटेरियल हमने देख लिया, डायरेक्ट लेबर देख लिया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो प्राइम कॉस्ट जो पहले मानी जाती थी, प्राइम कॉस्ट में 3 कंपोनेंट होते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन ओवर द पीरियड अभी अगर आप मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसको प्राइम कॉस्ट से बाहर कर दिया है। उसका रीजन ये है कि नॉर्मली अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ही स्मॉल नेचर के रहते एज कंपेयर टू डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। इसी वजह से इसको प्राइम कॉस्ट से अभी मॉडर्न प्रैक्टिस के हिसाब से बाहर रखा गया। तो आज की डेट में अगर मॉडर्न अकाउंटिंग देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। बट ट्रेडिशनल अगर कॉस्ट अकाउंटिंग देखें तो ट्रेडिशनल में प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों होता है। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर है ओवरहेड का, तो हमारा पूरा अटेंशन जो रहेगा वो ओवरहेड पे रहेगा। और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एक और कॉस्ट रहती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर कॉस्ट। अब हम जा रहे हैं अपनी जो मेन जिसको हमको पढ़ना है यहाँ पर इस चैप्टर में उन कॉस्ट के ऊपर। यहाँ पे हम देखने वाले हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। 3 तरह की इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों जो कॉस्ट है, इन तीनों कॉस्ट को मिलाकर हम बोलते हैं इनको ओवरहेड्स। और जब कभी भी आप सेल प्राइस डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा ओवरहेड्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज पोर्शन में आपकी कॉस्ट में इन्वॉल्व रहती है। अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, समझेंगे, एक एक एग्जांपल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा जो है इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के बारे में हम बाद में देखेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये जो मशीन है, ये मशीन जो रन कर रही है उसके लिए आपको लुब्रिकेंट लग रहा है। लुब्रिकेंट आपको पता होगा, जो मशीन को ठीक से चलाने में, स्मूथली फंक्शनिंग में बहुत यूज होता है, ग्रीस जैसे इसको लुब्रिकेंट बोल सकते हैं। ये जो लुब्रिकेंट है ये है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, मटेरियल तो है ये, लेकिन ये इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं ये मशीन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है, और ये जो लुब्रिकेंट है ये फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, यानी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आपको लुब्रिकेंट नहीं मिलता। तो ये मटेरियल इनडायरेक्टली इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है और इसीलिए, और फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मान लीजिए कि 5000 रुपीज का आपको इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो गया है इस प्रोडक्शन प्रोसेस में। दूसरा हम देखेंगे इनडायरेक्ट लेबर के बारे में। ये पर्सन जो काम कर रहा है ये तो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन है, इसको बोलेंगे हम वॉचमैन। वॉचमैन होता है फैक्ट्री के बाहर, वो खड़ा रहता है, वो गार्ड करता है, सारा माल मटेरियल जो भी अंदर रखा है उसको, उसकी रखवाली करता है। तो इसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए इसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो आप पे कर रहे हैं 10,000 रुपीज। तो वॉचमैन क्या है, ये एक तरह का इनडायरेक्ट लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये इसको असिस्ट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को, इसीलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। अब अगर आप देखें कि ये जो जगह है, ये एरिया जो है, ये एरिया का भी आपको रेंट देना पड़ता है। मान लीजिए आपने ये रेंट पे ले रखा है पूरी प्रीमाइसेस,
तो प्रीमाइसेस का आपको रेंट पे करना पड़ता है। मान लीजिए ये जो जगह आप यूज कर रहे हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका रेंट मान लीजिए 8,000 रुपीज है। तो ये जो रेंट हो गया, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब ये एग्जाम्पल से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि जो ओवरहेड हम बोलते हैं, ओवरहेड में 3 कॉस्ट आती है: इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हमने देखा इनडायरेक्ट मटेरियल कितने का यूज हुआ था, ये हुआ था 5,000 रुपीज का, ये एक तरह का ओवरहेड है। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर यूज हुआ है 10,000 का, ये भी एक तरह का ओवरहेड है। और आपने रेंट पे किया है 8,000, ये जो एक्सपेंसेस किए रेंट के, ये भी एक तरह का ओवरहेड है। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम मिला दें तो ये होता है ओवरहेड। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रुपीस के ओवरहेड हैं, तो यहां पर आप इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। 10 + 5 15 + 8 23,000 रुपीस के आपके ओवरहेड्स हैं। तो अब तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को आप मिला दें तो ये हो जाता है आपकी प्राइम कॉस्ट। और दूसरी तरफ अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो ये मिल के टोटल इसको कहा जाता है ओवरहेड्स। अब हम लास्ट में, ये आ गया है टाइम का कि अब हम इसे भी देख लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माना कि ये नेग्लिजिबल होते हैं मॉडर्न डेज में, अगर आप देखें तो फिर भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अगर आप नाम ही देखें तो डायरेक्ट है और एक्सपेंस है, यानी जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो हम आगे देखेंगे लेक्चर्स में, हर एक एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन अभी के लिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वो है रॉयल्टी का। अब इसको भी ध्यान से देखना। रॉयल्टी होती क्या है, और उसके बाद ये जो रॉयल्टी है, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, क्या इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे या फिर इसको ओवरहेड मानेंगे, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के उसको ओवरहेड में ट्रीट करेंगे। दोनों में से क्या ट्रीटमेंट होगी वो हम देखते हैं। तो अब हम हमारा एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे और इसमें मान लेते हैं कि ये जो मशीन आपने यूज की है, ये मशीन यूज करने के लिए आपको ये मशीन का जो ओनर है, लेट्स से देयर इज वन ओनर, ये मशीन का एक ओनर है जिसने आपको ये मशीन दी है, जिसकी मदद से आप ये आउटपुट प्रिपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए इस ओनर को आप रॉयल्टी देते हैं, और ये जो रॉयल्टी दे रहे हैं ये 2 तरीके से दी जा सकती है। एक तो दी जा सकती है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए पर यूनिट आप जितनी भी यूनिट बनाएंगे, हर यूनिट पे 10 रुपए आप क्या करेंगे, रॉयल्टी पे करेंगे ओनर ऑफ द मशीन। तो यहां पर जो पेमेंट कर रहे हैं आप रॉयल्टी का, वो कैसे कर रहे हैं, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर आप 1 यूनिट बनाते हैं ये मशीन यूज करके तो आप 10 रुपए देंगे। अगर आप 10 यूनिट बनाते हैं इस मशीन को यूज करके तो फिर ऐसे केस में आप 10 × 10 100 रुपीज देंगे इस ओनर को, जो इस मशीन का ओनर है। दूसरी तरफ एक ऐसा भी केस हो सकता है कि ये जो ओनर है ये कहता है कि भाई आप इससे 1 यूनिट बनाओ, इससे 10 लाख यूनिट बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कैसी रॉयल्टी चार्ज कर रहा है, टाइम के हिसाब से। ये बोल रहा है कि मुझे आप 1 लाख रुपए दे दीजिए और ये मशीन आप यूज कीजिए, आपको जितना प्रोडक्शन करना है कीजिए। तो यहां पर जो रॉयल्टी है वो कैसी है, टाइम बेसिस पे है, पर यूनिट बेसिस पे नहीं है। और इसी से हमको आंसर मिलता है कि ये जो रॉयल्टी है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या ओवरहेड। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर रॉयल्टी आप पर यूनिट के हिसाब से पे करते हैं तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
और दूसरी तरफ अगर आप लमसम रॉयल्टी पे कर रहे हैं, एक मुश्त पे कर रहे हैं, फिर आप कितना भी प्रोडक्शन कीजिए, तो इसको हम ट्रीट करेंगे ओवरहेड, और ओवरहेड में ये चला जाएगा 1 लाख रुपीस। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो वो सारे एग्जाम्पल अब हम आगे के वीडियो में देखने वाले। उसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो ठीक है, लेकिन कोई एक्सपेंडिचर आपको दिया जा सकता है और वो पूछा जा सकता है कि बताइए ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, या फिर इसको पूछा जा सकता है कि ये इनडायरेक्ट लेबर में आएगा या इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो ऐसे केसेस में आपको सारी चीजों को ठीक से समझना पड़ेगा, जो हम आने वाले अगले वीडियोस में देखेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल के वो सारे तरीके, यानी कितने तरीके के इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कवर। इसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर कई तरह का होता है वो देखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे, और इसी के साथ हम ये जो ओवरहेड का क्लासिफिकेशन होता है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो होता है, वो भी हम देखेंगे। तो अब आप बोलेंगे सर ये फंक्शनल क्या होता है? तो फंक्शनल में देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड हो सकते हैं, हम ओवरहेड्स को इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं फंक्शन के हिसाब से, लाइक प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर ओवरहेड आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कौन से ओवरहेड में आएगा, क्या ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा या प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा या ऑफिस ओवरहेड में आएगा। तो ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन के विथ एग्जांपल हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर नेम्ड ओवरहेड। ओवरहेड में वैसे तो हम इस चैप्टर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो चैप्टर देखे हैं वो मटेरियल देखा है, लेबर देखा है, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का कोई चैप्टर नहीं है, ओवरहेड नाम से है। तो ओवरहेड में ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम थोड़ा देखेंगे, उसके बाद ओवरहेड्स को डिटेल में देखेंगे, लाइक फंक्शनल क्लासिफिकेशन जैसा मैंने बताया था, और भी दूसरे तरह के क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके बाद देखेंगे अलोकेशन ऑफ ओवरहेड एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, और इसमें 3 मेथड्स हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीअपोर्शनमेंट। ये तीनों हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। सेग्रीगेशन के भी प्रैक्टिकल देखेंगे, इसके भी प्रैक्टिकल देखेंगे, और इसके बाद फाइनली जो स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है, इसके बारे में भी देखेंगे।